तो आज अपन बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण का तीसरा पार्ट, जिसमें सेकेंड और फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, है ना। एसिड्स लिटमस और बाकी इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरे इंडिकेटर्स यानी सूचक किस तरीके के होते हैं। फिनोल्फथलीन है हमारे पास एक, है ना। फिनोल्फथलीन एसिड में कैसा हो जाता है, कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट रहता है। वहीं अगर हम बेसिस की बात करें तो फिनोल्फथलीन बेसिस में जाकर क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। फिनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। और लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लीचेन पेड़ से बनता है, ठीक है। और हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में देखा था कि एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आज हम और दूसरी रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो पहले हमारे पास सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड्स और बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ प्रतिक्रिया जहाँ भी दिखे मिसप्रिंट हो गया है ट्रांसलेशन में, अभिक्रिया कर लीजिएगा, हिंदी वाले लोग जितने भी हैं। अभिक्रिया, प्रतिक्रिया की जगह अभिक्रिया कर लीजिएगा। कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो लिखा है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखा है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। जब भी कोई दो एक एसिड और एक बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे, एक साथ जब कोई क्षार और अम्ल एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर यानी लवण और पानी, लवण और जल बनेगा। जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को जनरली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में बोल देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड बेस के अफेक्ट को या बेस इफेक्ट एसिड के अफेक्ट को खत्म कर देता है और पूरा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, जो कि न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, NaOH ले लिया है सबसे पहले। NaOH जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, बेस है, ये एक क्षार है, ठीक है। उसके साथ हमने ले लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, ठीक है। और जब इन दोनों को रिएक्ट कराया एक साथ तो क्या बना, देखो लिखा हुआ है NaCl जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है यानी लवण है, लवण है। और साथ में निकला है पानी, पानी ये निकल गया, देखो सॉल्ट है पानी, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरी है NaOH, फिर से NaOH लिया है लेकिन इस बार ले लिया है HCl की जगह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, बेस प्लस एसिड, फिर से सॉल्ट बनेगा। इस बार सॉल्ट कौन सा बना, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बना है, सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना प्लस पानी निकल गया। ये भी एक रिएक्शन एसिड और बेस की है। तीसरी एक और रिएक्शन ले रखी है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। उसकी रिएक्शन कराई है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना है हमारा, यहाँ पे जो बना है वो है पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, H2O निकल गया, वाटर बन गया। ये तीन रिएक्शंस है, और भी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। ये तीन एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके आगे अब आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन जो आती है वो आती है मेटेलिक ऑक्साइड्स की एसिड्स के साथ, एसिड्स की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, एसिड्स की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया कर लें, अभिक्रिया। तो इसमें एक स्मॉल सी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी करी गई है। एक्टिविटी में क्या किया है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हमें एक छोटे अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड ले लेना है और कॉपर ऑक्साइड को इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ अमाउंट में, कुछ छोटी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड ले लेना। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल का ऑक्साइड। कॉपर क्या है, मेटल है,
उसका ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लिया है और थोड़ा सा करके डाइल्यूट HCl हमने HCl उसमें ऐड कराया है। स्लोली वाइल स्टिर करते हुए उसको शेक करते हुए धीमे धीमे HCl ऐड करा रहे हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट में हम नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और उसमें जो कॉपर ऑक्साइड हमने डाला था वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि विलेन का रंग नीला हरा हो जाता है तथा कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर क्यों आया? द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, क्योंकि वहां कॉपर क्लोराइड बन गया जो कि हल्का ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। इस वजह से ब्लू ग्रीन कलर आया, क्योंकि वहां कॉपर क्लोराइड बन गया। तो आप देख सकते हैं जनरली हम इस रिएक्शन कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो CuO प्लस HCl कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या बना? CuCl2 कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का प्लस H2O, ये रिएक्शन हुई। अब देख लो यहाँ पर एक चीज अगर नोटिस करने वाली है कि हमने जब पीछे अभी बेस और एसिड की रिएक्शन कराई थी, बेस और एसिड रिएक्शन कराई थी, तब भी सॉल्ट और वाटर बना था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड की और एसिड की रिएक्शन कराई तब भी सॉल्ट और वाटर बना, यानी यहाँ एसिड तो है लेकिन हमने लिया है मेटल ऑक्साइड। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि एसिड में बेस मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बनता है, तो मेटल ऑक्साइड्स भी नेचर में बेसिक ही होते होंगे, ठीक है। बेसिक नेचर, हिंदी में इसको बोलेंगे क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है, क्षारीय, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन हमने कर ली है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ, किसी बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करी है, ठीक है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करी है, क्षारक के साथ आधात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इसमें क्या देखा, यू सॉ दैट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, पहले भी हमने एक रिएक्शन करी थी कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लाइम वाटर, ठीक है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, लाइम वाटर, उसके बीच में रिएक्शन पहले भी देखी थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O निकलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट है और H2O पानी, यानी हमने जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराई तो फिर से क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर ही बना, सॉल्ट प्लस वाटर ही क्रिएट हुआ। नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, फिर से सॉल्ट एंड वाटर बना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन के जैसे ही तो है, जिसमें भी सॉल्ट और वाटर बना था इसमें भी बना। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं यानी अधात्मिक ऑक्साइड होते हैं, अधात्मिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एक नॉन मेटल है सल्फर डाइऑक्साइड, उस सब के ऑक्साइड जो भी नॉन मेटल होते हैं, अधातु होती हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और वो कैसे नेचर में कैसे होंगे, क्योंकि वो बेस के साथ मिलाकर सॉल्ट वाटर बना रहे हैं तो वो खुद में क्या होंगे, एसिडिक होंगे, नेचर में एसिडिक नेचर होगा उनका, एसिडिक नेचर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अम्लीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी के इंटेक्स में दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, हमें पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। यह है कॉपर का वेसल, यह है ब्रास का वेसल, ठीक है, बना हुआ है, तो हमें क्यों नहीं रखने चाहिए। अब बेसिकली देखो क्यों नहीं रखने चाहिए, सीधी सी बात है, ब्रास और कॉपर है मेटल्स हैं यानी धातुएं, और कर्ड एंड सार सब्सटेंस में क्या होगा, एसिड होगा, एसिड खट्टा होता है, तो कर्ड और सार जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें एसिड होगा, अम्ल होगा, ठीक है, अम्ल होगा। तो जब एसिड और मेटल मिलता है तो क्या बनता है, कोई ना कोई सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट, अब यहाँ पर हमारे लिए हम जो सॉल्ट खाते हैं वो तो NaCl है, लेकिन यहाँ पर ब्रास और कॉपर की वजह से कुछ और अलग टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
पॉइजनस हो सकते हैं और उन्हें खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसीलिए हम कभी कर्ड और सार सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते। आंसर देख लीजिए, आंसर लिखा है curd and other sour substances are acidic in nature. If kept in brass and copper vessels will react with the metal. The reaction will spoil the food. खाना खराब हो जाएगा and make unfit for human consumption और may cause food poisoning. हिंदी में देख लीजिए, दही और अन्य खट्टे पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगर पीतल या तांबे के बर्तन में रखा जाए तो धातु के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। अभिक्रिया भोजन को खराब कर देगी और मानव उपभोग के लिए अयोग्य बना देगी या खाद्य विषाक्तता हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कारण बन सकती है। ये दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो पूछा यह है कि जब अम्ल कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो हमें पता है इसका आंसर, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम एग्जांपल ले लें, Mg ले लेते हैं तो क्या बनता है, Mg प्लस HCl क्या बनेगा? Mg एक मेटल है, HCl एक एसिड है, MgCl2 बनता है, MgCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है ना। तो ये एक रिएक्शन है और इसे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हमारे बुक में बना हुआ था, हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ था, जिंक के साथ रिएक्शन कराई थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जिंक प्लस 2HCl, जिंक के साथ HCl मिलाया था, क्या बना था? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई थी। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हमें अब ये भी करना है कि इस गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक देखो ये रिएक्शन थी, हमने यहाँ पर किया हुआ था, हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पर बन रहे हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लगा लिया है, एक रबर कॉर्क के साथ डिलीवरी ट्यूब लगा लिया और उस ट्यूब को सोप के सॉल्यूशन में डाल दिया है, सोप के सॉल्यूशन में अंदर पोर कर दिया है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ सोप सॉल्यूशन में जाकर क्या बना रही है, बबल्स बना रही है, और उन बबल्स के आगे हमने लगा दिया है एक कैंडल, जो कैंडल जैसे ही इनके कांटेक्ट में आती है ये बबल्स पॉप के साउंड करते हुए फूटते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है इस रिएक्शन में। ठीक है, जैसे हम इस प्रेजेंस को, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल और बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द गैस इज रिलीज्ड, द मैचस्टिक बम्स विद अ पॉप साउंड। मैचस्टिक है, आप मैचस्टिक भी लगा सकते हैं, पॉप साउंड के साथ बम करेगी। ठीक है, ये इसका टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटल कंपाउंड है A, कोई एक मेटल कंपाउंड है A प्लस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस इफर्वेसेंस। इफर्वेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट, बुलबुले बनना। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, और इसमें जो गैस इवॉल्व हुई, जो यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है वो एक बर्निंग कैंडल को, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है रिएक्शन के लिए, अगर उसमें से एक कंपाउंड जो बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो इसको रिएक्शन को लिखिए। अब देखो, जो बर्निंग कैंडल को, ऐसी गैस जो बर्निंग कैंडल को बुझा दे, जिस आग को बुझा दे, आग को बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि ऑक्सीजन आग लगाती है तो बुझाती कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रही है। अब हमारे पास कैल्शियम आ गया और कार्बन आ गया, तो कैल्शियम और कार्बन को मिला के कौन सा एक मेटल कंपाउंड बनता है, तो हमारे पास, हमें पता चल गया होगा, आपको भी पता चल गया होगा, बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CaCl2 प्लस CO2। दैट्स इट, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये देखो लिखा है, when a metal compound A react with the hydrochloric acid shows evaporation which shows the evolution of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये रही इसकी रिएक्शन CaCO3 प्लस 2HCl। बैलेंस करने के लिए हमने HCl के आगे 2 लगा दिया है, बैलेंसिंग आनी होनी चाहिए आपको, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अपना है, लास्ट टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन।
सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन है, सारे एसिड्स में क्या एक चीज ऐसी है जो कॉमन रहती है सब में, और ऐसी बेसिस में क्या चीज है जो सब में कॉमन रहती है। उसके लिए एक एक्टिविटी करी है। यहाँ एक्टिविटी को हम ऐसे बता देते हैं। देखिए एक्टिविटी क्या करी है। एक्टिविटी में यहाँ पर एक बीकर लिया है, बीकर में नीचे रबर कॉर्क पे, रबर की जो कॉर्क है उस पे 2 कीले लगा ली हैं, 2 नेल्स लगा लिए हैं, और हमने अलग अलग सॉल्यूशंस ले लिए हैं। एक जगह हमने लिया है कोई ग्लूकोज लिया है, अल्कोहल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस लिए हैं। और क्या कर रहे हैं, इन दोनों नेल्स को 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ और एक बल्ब के साथ और एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर धीमे धीमे क्या किया है, इसमें हमने सबसे पहले HCl भरा, तब स्विच ऑन करके देखा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा, सल्फ्यूरिक एसिड भरा, फिर स्विच ऑन करके देखा, ग्लूकोज फिल किया, फिर स्विच ऑन करके देखा, फिर उसके बाद इसमें अल्कोहल फिल किया, फिर स्विच ऑन करके देखा, और सारे केसेस में ये चेक किया कि क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता है सारे केसेस में। तो हम कौन कौन से केसेस में हम देखेंगे, देखो लिखा है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। हम ये देखेंगे कि एसिड्स के केस में जो बल्ब है वो ग्लो करता है, फिगर में जैसे दिखाया गया है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट एक्चुअली, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल की कंडीशन में बल्ब नहीं ग्लो करता। इससे हमें पता चलता है कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ आयंस चाहिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी किसी कंडक्टिंग मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो है नहीं, तो फ्लो तो करेगी नहीं। तो एसिड के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, और वो कौन से होते हैं, एसिड कंटेन्स H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, एसिड में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब एसिड जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो, ठीक है। और क्लोराइड आयन रिलीज करता है HCl, NO3 नेगेटिव आयन रिलीज करता है, HNO3SO4 नेगेटिव आयन रिलीज करता है, H2SO4 CH3OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, CH3OH, CH3OH कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड इसको कह सकते हैं। Since the cation present in the acid is H+, ठीक है, कैटायन कौन सा प्रेजेंट है एसिड में, H+। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस बोला जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए, कैटायंस बोला जाता है, जितने भी प्लस वाले आयन होते हैं उनको कैटायन बोला जाता है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ आयन द सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस, सारे ही एसिड, जितने भी एसिड्स हैं, ये तो इनमें कॉमन हो गया। अब अगर बेस और एसिड की वाटर सॉल्यूशन में रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रखी है। अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया है एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर ये ले लिया, देखो है ना, और सेटअप द एपरेटस को सेटअप कर लिया जैसे इसमें दिखाया है। ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें धीमे धीमे करके एक कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ड्रॉप किया है, ठीक है। What do you observe, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जरा गैस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, एक गैस बाहर निकलेगी। टेस्ट द गैस, तो उस गैस को अगर हम टेस्ट करेंगे विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, हम वहां पर क्या लगा लेंगे, एक बार ड्राई और एक बार वेट ब्लू लिटमस पेपर लगा लेंगे। एक ड्राई मतलब सूखा लिटमस पेपर और वेट मतलब गीला लिटमस पेपर, दोनों को लगा के देखेंगे किस केस में ये कलर चेंज करेगा। तो जब हम देखेंगे तो ये कलर वेट लिटमस पेपर जो है वो कलर चेंज करेगा, ड्राई नहीं करेगा, क्योंकि जो एसिड्स हैं उनको कलर चेंज करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। आगे हम वही देखेंगे। देखिए दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, दैट हाइड्रोजन आयन, जितने भी H+ आयंस होते हैं, जितने भी H+ आयंस हैं HCl में, आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ही बनते हैं। सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं है, अगर पानी नहीं है तो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसीलिए लिटमस का कलर तभी बदलेगा जब वाटर की प्रेजेंस होगी, लिटमस का कलर नहीं बदलेगा अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी। HCl देखो रिएक्शन में लिखी है HCl प्लस H2O मिलाकर बनता है। अब एक और नया आयन बनता है H3O+, ठीक है। अगर HCl H2O में H3O+ क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक नया आयन बनाते हैं जिसका नाम है H3O+, हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+। वो कैसे होता है, जब HCl
पानी में मिलाया जाता है तो H प्लस आयन बनते हैं, और वही H प्लस आयन फिर से पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं H3O+। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि सारे एसिड जो हैं H प्लस आयन और H3O+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेस के देखें तो बेस की रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराएं तो देखो सभी में अगर आप देखेंगे तो OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे भी देखो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन H2O के साथ कराई है तो OH नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। आप सभी में देख लो OH नेगेटिव आयन क्रिएट होता है, ये रहा। ठीक है, OH नेगेटिव आयन क्रिएट हुआ है। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस इन द वाटर, पानी में बेसिस विच आर, और अगर हम बात करें बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। पहले ही बताया था एल्कली बोला जाता है, जो ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल है, घुल जाते हैं, उनको एल्कली बोला जाता है। अब बेसिकली समानता क्या है, क्या कॉमन आया दोनों के बीच में, कॉमन दोनों में क्या कॉमन है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जिसका अर्थ है वे बिजली के अच्छे संवाहक हैं। ठीक है, वो बिजली कंडक्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। दे बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, दोनों ही पानी में आयंस रिलीज करते हैं। कौन से करते हैं, एसिड H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। दे आर बोथ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये उन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे आप जो भी टॉपिक्स हैं वो आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।